Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 7, Burden of Proof. Let's quickly go through the synopsis first. In this module, we are going to cover burden of proof, that is from section number 101 to 111. After that, presumptions relating to burden of proof, that is section number 111A to 114A. And lastly, doctrine of estoppel, section 115 to 117. So let's get started. फर्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कोई भी केस चल रहा है तो तुमने कोई फैक्ट्स प्रेजेंट किए एंड डिफेंडेंट ने कोई फैक्ट्स प्रेजेंट किए. सो देयर आर टू पार्टीज. अब जब भी तुम कोई फैक्ट प्रूव करना चाहते हो, जो भी तुम्हारा फैक्ट है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इज़ ऑन यू. अगर तुम बोल रहे हो कि तुम गिल्टी नहीं हो तो यू विल प्रूव, एंड अगर सामने वाला बोल रहा है दैट यू आर गिल्टी तो देन दैट पर्सन विल प्रूव इट. सो सेक्शन नंबर 101 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ. एविडेंस एक्ट में ऐसे कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है विच डिफाइंस बर्डन ऑफ प्रूफ, सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इट थ्रू द मीनिंग गिवन इन सेक्शन नंबर 101. 101 क्या बोलता है? हूएवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट. ऐसे किसी भी इंसान को जिसको कोर्ट से जजमेंट चाहिए, हैज़ टू वॉट एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट. मतलब कोई फैक्ट है, उसके ऊपर कोई राइट या लाइबिलिटी डिपेंड करती है. तो जो भी पर्सन जजमेंट चाहता है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है. When a person is bound to prove the existence of fact, it is said that burden of proof lies on him. अब ये फैक्ट प्रूव करना जिस पर्सन की जिम्मेदारी है उसको हम बोलेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर है. देन सेक्शन 102 टॉक्स अबाउट ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज. ये हमने 101 मीनिंग में भी देखा. 102 क्या बोल रहा है? बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वेर गिवन ऑन आइदर साइड. मतलब प्रूफ का बर्डन किसके ऊपर है? उस पर्सन के ऊपर कि अगर एविडेंस नहीं मिला तो जो फेल हो जाएगा, मतलब जिसका लॉस हो जाएगा, जिस रिजल्ट जिसके अगेंस्ट आएगा, उस पर्सन के ऊपर इनिशियल बर्डन रहता है. वी कैन सी दिस विथ वन एग्जाम्पल ऑल्सो. अब ए ने क्या किया? ए ने बी के अगेंस्ट केस किया. क्या केस किया? कि बी के जो फादर थे सी, उन्होंने विल में लिखा था कि कोई उनकी प्रॉपर्टी ए को जाएगी, बट बी ने वो दी नहीं. तो अब ए ने केस कर दिया बी के अगेंस्ट. बी क्या बोल रहा है? कि मैं उनका बेटा हूँ, प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, बट विल में तो सी ने ए का नाम लिखा था. तो अब किसके ऊपर बर्डन आ गया? ए के ऊपर. ए के ऊपर बर्डन है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसी कोई विल थी तो ही उसको प्रॉपर्टी मिलेगी. अदरवाइज नॉर्मली प्रॉपर्टी बेटे को मिलती है थ्रू ट्रांसमिशन, तो वो उसके बेटे को मिल जाएगी. सो ये द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ए, जिसका लॉस होने वाला है या जो फेल होने वाला है अगर एविडेंस नहीं मिला तो. सो दैट इज ए इन आवर केस. बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट. अब अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट को लेके चल रहा है झगड़ा, अब जजमेंट देना है कोर्ट को, तो तुम्हारा जो फैक्ट है जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो उसके बिहाफ पे तुम्हारे ऊपर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा बर्डन है कि तुमको वो प्रूव करना है. इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. अब ए ने क्या बोला? कि बी ने चोरी की. बी क्या बोल रहा है? मैंने चोरी नहीं की. ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने चोरी की. So the burden of proof of a particular fact is on A. After that, burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. मतलब अगर ऐसा कोई फैक्ट है जो प्रूव करने के बाद ही तुम्हारा एविडेंस तुम एडमिट कर सकते हो, या जो तुम्हारे एविडेंस को एडमिसिबल बनाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो फिर वो फैक्ट को प्रूव करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है. फैक्ट के ऊपर तुम्हारा एविडेंस डिपेंड करता है. सो नाउ द बर्डन लाइज ऑन यू टू प्रूव द फैक्ट. इफ यू प्रूव द फैक्ट द एविडेंस विल बी एडमिसिबल. जैसे कि एक एग्जाम्पल है, बी ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था. डाइंग डिक्लेरेशन कौन देता है? जिसका डाइंग डिक्लेरेशन वो पर्सन देता है जो वापस से डिक्लेरेशन नहीं दे सकता है ड्यू टू हिज डेथ. तो अब ए का बोलना है कि बी ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था, दैट इज द एविडेंस. बट ये एविडेंस को एडमिसिबल करने के लिए ए को पहले एक फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा, एंड दैट फैक्ट इज कि बी की डेथ हुई है. जब ये फैक्ट प्रूव होगा तब ही ए का एविडेंस एडमिसिबल रहेगा. आफ्टर दैट सेक्शन 105
burden of proving that case of accused comes within exception. अभी accused हो तुम, तो तुम्हारा जो केस है वो एक्सेप्शन में आता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने किसी का मर्डर कर दिया, बट दैट टाइम यू वेर ऑफ अनसाउंड माइंड, दैट इज़ एन एक्सेप्शन अंडर इंडियन पेनल कोड. तो अब ये बर्डन किसके ऊपर है कि वो अनसाउंड माइंड का था? अक्यूज्ड के ऊपर, जिसने मर्डर किया है. द बर्डन इज ऑन हिम टू प्रूव कि ये एक्सेप्शन है अंडर इंडियन पेनल कोड. भले ही जनरल एक्सेप्शन हो सकता है, स्पेशल एक्सेप्शन हो सकता है, एनीथिंग, बट द बर्डन इज ऑन यू. बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज. When an fact is especially within the knowledge of any person, किसी पर्सन के नॉलेज में वो फैक्ट है, तो burden is upon him to prove it. Burden of proving death of person known to have been alive within 30 years. जहाँ क्वेश्चन किसी इंसान के मरने या जिंदा रहने का है, in that case it is shown that he is alive within 13 years. The burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. Affirms it मतलब जो पर्सन डिक्लेयर कर रहा है कि वो जिंदा है, या जो पर्सन डिक्लेयर कर रहा है हु इज़ डेड, उसके ऊपर बर्डन आएगा. पर्सन डिक्लेयरिंग दैट ही इज़ डेड विल हैव टू डिक्लेयर और विल हैव टू गिव द अफर्मेशन दैट ही इज़ डेड. बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज़ अलाइव हु हैज़ नॉट बिन हर्ड फॉर 7 years. अगर 7 सालों तक किसी इंसान को किसी ने नहीं सुना, फॉर एग्जाम्पल ए, 7 सालों तक ए को किसी ने नहीं सुना, नॉर्मली जो उसके रिलेटिव्स है या जो उसको सुनते आ रहे हैं, उन्होंने अगर नहीं सुना, तो फिर अब वो जिंदा है, ये प्रूफ जो कर रहा था या जो डिक्लेयर कर रहा था कि दैट पर्सन इज अलाइव, उसके ऊपर बर्डन आता है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा वो जिंदा है. अदरवाइज कोर्ट मान लेगा कि दैट ही इज डेड, क्योंकि 7 years तक उसको किसी ने नहीं सुना. आफ्टर दैट सेक्शन 109, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट. जहाँ क्वेश्चन किसी दो पर्सन के पार्टनर्स होने का, या लैंडलॉर्ड टेनेंट मतलब टेनेंसी रिलेशनशिप का, या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का है, और एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा था, तो अब ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये जो भी पर्सन डिक्लेयर कर रहा है, अफर्म कर रहा है, उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा वो चीज़ प्रूव करने का. बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप. अब अगर क्वेश्चन इस चीज़ पे है कि जो पर्सन है ओनर है किसी चीज़ का, ऑफ विच ही इज़ shown to be in the possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who declares that he is not the owner. कि if you're not the owner, if you're declaring that you're not the owner, it's just in your possession, तो वो भी तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा. अगर तुम डिक्लेयर कर रहे हो तो burden of proof will be on you. Section number 111, proof of गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस. गुड फेथ का क्वेश्चन कब आता है? जब एक पार्टी के साथ गलत हुआ बिकॉज द पार्टी वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ. फॉर एग्जाम्पल ए और बी लेते हैं, बी वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, एक्टिव फेथ, बी वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ. गुड फेथ का क्वेश्चन कब आता है? जब बी को ए के ऊपर एक्टिव कॉन्फिडेंस था, वो टाइम पे वाइल डीलिंग दैट टाइम बी को ए पे कॉन्फिडेंस था, दैट इज कॉल्ड एक्टिव कॉन्फिडेंस. तो उस टाइम पे गुड फेथ का क्वेश्चन आता है. तो जब गुड फेथ का क्वेश्चन आता है तो बर्डन किसके ऊपर रहेगा? जिसने गुड फेथ में एक्ट किया. बी विल हैव टू प्रूव कि वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, एंड वाइल डीलिंग विथ ए ही वाज इन द पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस. सो द बर्डन इज ऑन बी. दिस वाज पार्ट 1. नाउ पार्ट 2 ऑफ दिस मॉड्यूल, presumptions 111A to 114A. Presumption as to certain offenses. When a person is accused of having committed any offense specified in subsection 2. मतलब क्या बोला है कि पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2. नाउ व्हाट इज सबसेक्शन 2? जो हमने नीचे दिया है. It talks about offenses under section 121, section 121A, 122 and 123 of Indian Penal Code. Now what are these sections? These sections are relating to offense regarding attacking or using see, you can see it here, using firearms or explosive material or thing which leads to attack on somebody. So these are the sections relating to that. And 122 is specifically on criminal conspiracy or attempt to commit or abet any offense under 122. Means the same thing. Explosive means any offense leading to extensive disturbance of public peace. So if any such offense is committed in subsection 2, then
the person who has committed or the person who is accused to have been committed any offense in the area declared to be disturbed, जिस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है उस एरिया में अगर किसी पर्सन को अक्यूज्ड माना जा रहा है कि उसने ये ऑफेंस किया है, तो इन दैट केस कोर्ट विल प्रिज्यूम कि ये ऑफेंस उसी पर्सन ने किया है. ऑफेंस कुड बी एनीथिंग रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर एंड रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और any area in which there has been over a period of more than 1 month extensive disturbance of public peace and it is shown that such person had been at a place in such area at a time when firearms or explosives were used at or from that place. मतलब जब अटैक हुआ था तब वो पर्सन उस डिस्टर्ब्ड एरिया में था. After that 112, birth during marriage, conclusive proof of legitimacy. Legitimacy मतलब according to law. अगर कोई चाइल्ड का बर्थ हुआ है ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज ऑफ अ मदर एंड अ फादर, या तो विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन, मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद, देम अदर रिमेनिंग अनमैरिड, मतलब 280 डेज तक दोनों भी अनमैरिड थे आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो फिर ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि वो बच्चा उस मदर एंड फादर का ही है, अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर एट एनी टाइम विच ही कुड हैव बिन बिगॉटन. मतलब अनलेस वो प्रूफ किया गया कि वो दो पार्टी के बीच में कोई एक्सेस नहीं था ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 280 डेज, अनलेस इट इज प्रूव्ड, कोर्ट मान लेगा कि वो बच्चा उन्हीं का है. Proof of cessation of territory, section number 113. A notification in the official gazette that any portion of British territory का कोई भी portion before the commencement of part 3 of Government of India Act 1935 been ceded to any native state, prince or ruler shall be conclusive proof that a valid cessation of such territory took place at the date mentioned in notification. Not so important section for you. Presumption as to abatement of suicide by a married woman, section 113A. कोई मैरिड वुमेन है एंड शादी करके अभी तक 7 साल नहीं हुए हैं, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स होने के पहले के पीरियड में, मतलब 0 से 7 यहाँ तक, इसके बाद नहीं. अगर कोई मैरिड वुमेन सुसाइड करने की कोशिश करती है तो फिर सब्जेक्ट डाउट उसके हस्बैंड पे भी आएगा. वाई? बिकॉज वुमेन हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड एंड इट इज शोन दैट शी हैज़ कमिटेड अ सुसाइड. मतलब अगर वुमेन ने सुसाइड किया 7 ईयर्स तक और ऐसे माना जा रहा है कि उसके हस्बैंड ने कुछ उसके साथ गलत किया था या क्राइम किया था, तो इन दैट केस कोर्ट विल प्रिज्यूम कि वुमेन का जो सुसाइड था दैट वाज ड्यू टू क्रूएल्टी ऑफ हस्बैंड एंड हस्बैंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, husband or his relative. Presumption as to dowry death. When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman, जहाँ dowry death हुई है, and it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty, मतलब dowry नहीं मिलने की वजह से the woman was subject to cruelty or harassment by her husband or relatives, the court shall presume that such person has caused the dowry death and उस पर फिर कोर्ट एक्शन लेगा. सेक्शन 114. कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स. द कोर्ट शैल प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट विच ही थिंक्स इज रेलेवेंट, विच ही थिंक्स हैव लाइकली टू बी हैपेंड. मतलब कुछ फैक्ट्स अगर कोर्ट को लगते हैं कि ऐसा हुआ रहेगा, रिगार्ड बीइंग हैड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, तो कोर्ट क्या करेगा, प्रिज्यूम करेगा कि दोज फैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द केस. Presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape. In a prosecution for rape under clause A, B, C, D, E or G of section 2 of section 376 of IPC, where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped, मतलब supposed जिस भी वुमेन के साथ रेप हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, एंड इफ शी स्टेट्स दैट इट वाज विदाउट हर कंसेंट, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि उसमें उस लेडी का कंसेंट नहीं था. डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल. नाउ व्हाट इज एस्टॉपल? फर्स्ट लेट्स सी द मीनिंग ऑफ एस्टॉपल अंडर सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. Estoppel means
जब कोई इंसान कोई डिक्लेरेशन देता है या कुछ ओमिट करता है, ओमिट मतलब कुछ हटा देना, इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, मतलब कोई चीज़ नहीं है बट तुम उसको डिक्लेयर करके किसी और के दिमाग में उसको बिलीव करने लगा रहे हो, उसके दिमाग में डाल रहे हो कि वो चीज़ है या वो चीज़ नहीं है इंटेंशनली. Neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and any such person or his representative. तो फिर उसको as a witness proceeding में हम allow नहीं कर सकते to deny the truth of that thing, क्योंकि वो आएगा तो वो वही डिक्लेरेशन देगा या ओमिट करेगा किस चीज़ को, ट्रूथ को, और जो चीज़ सही नहीं है वो उसको बिलीव करने लगाएंगे कि दैट इज़ ट्रू, तो हम उनको कोर्ट में नहीं लेंगे. Estoppel of tenant and of licensee of person in possession. No tenant of immovable property or person claiming through such tenant shall during the continuance of tenancy. Tenant मतलब क्या, एक लैंडलॉर्ड है, उसने अपनी लैंड किसी टेनेंट को दी और अभी टेनेंट उसको यूज़ कर रहा है एंड टेनेंट लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता है. तो जब टेनेंसी पीरियड चल रहा है, मतलब जब टेनेंट वो लैंड को यूज़ कर रहा है, तो क्या बोला है, he be permitted to deny that landlord of such tenant had at the beginning of tenancy a title to such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when license was given. You have the possession, so you cannot deny that you had the possession. Estoppel of acceptor of bill of exchange, bailey or licensee. No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or endorse it. एक बार तुमने बिल ड्रॉअर को दे दिया तो अब वो अथॉरिटी तुम डिनाई नहीं कर सकते हो. बेल और बेली की केस में क्या है कि बेली को अगर बेलर ने कोई गुड्स दिया या एनीथिंग बेलर ने बेली को दिया, तो बेली कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि वो गुड्स बेली के ही है. या लाइसेंस और लाइसेंसी के केस में भी सेम थिंग. सो इन दैट केस यू कैन नॉट डिनाई एंड मिसयूज. That is estoppel, section number 117. अब हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन estoppel एंड res judicata. सो व्हाट इज estoppel? जहाँ एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे इंसान को कुछ गलत बोल रहा है बार बार एंड ही इज मेकिंग हिम टू बिलीव. सो estoppel prevents a person from saying one thing at one time and retreating it at another time. तो estoppel ये प्रिवेंट करता है. एंड व्हाट डज रेस जुडिकाटा? रेस जुडिकाटा प्रिवेंट्स द जुरिसडिक्शन ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट. मतलब एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो फिर उस पर वापस से वो मैटर को ओपन करना, ये चीज़ स्टॉप करने के लिए रेस जुडिकाटा होता है. estoppel इज रूल ऑफ इक्विटी. रेस जुडिकाटा इज अ रूल ऑफ लीगल प्रोसीजर. estoppel is based on rule of equity, justice and good consciences. Res judicata originates from a decision of court, कि एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उसके बाद यू कैनॉट रीओपन इट. estoppel originates from representation और conduct of party, कि पार्टी ने सच बोला है या झूठ बोला है, and this is from decision of court. estoppel prevents a person to rebut what has been represented by him. Res judicata prevents the court to hear a case which has already been decided by a court of competent jurisdiction. मतलब एक बार competent jurisdiction के कोर्ट ने दे दिया तो फिर again you cannot open it to the similar type of court. estoppel shuts the mouth of party and this shuts jurisdiction of court, क्योंकि एक बार already jurisdiction हो चुका है. Similar points, estoppel का section है 115 and res juridica का है section 11 of Civil Procedure Code 1908. Estoppel can be inferred from the conduct of the parties. Res judicata is claimed on basis of previous decision of competent court. So very much easy topic. इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग. लेट्स क्विकली गो थ्रू द सिनॉप्सिस कि हमने सब कुछ कवर किया है क्या सेक्शन वाइज. पहले बर्डन ऑफ प्रूफ देखा था, मीनिंग एंड देन अलग अलग सर्कमस्टांसेस जहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है. देन प्रिजम्पशंस देखे थे, इसमें हमने डाउरी एंड दैट ऑल थिंग, चाइल्ड, वो सब देखा था. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ estoppel देखा था. estoppel मतलब अगर कोई पर्सन क्लेम कर रहा है, बार बार किसी को बिलीव करवा रहा है, एनीथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ estoppel. So 3 sections in that also, 115, 116, 117. I hope you're clear with the topic. Thank you.